प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम एकांकी का अध्ययन करने के क्रम में एकांकी के विकास का इतिहास या एकांकी का क्रमिक विकास जो हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम एकांकी क्या है, उसकी परिभाषा कैसे होती है, उसमें गुण कौन कौन से हैं, एकांकियों के भेद कौन कौन से हैं, इन पर हम ध्यान कर चुके हैं। आज हम एकांकी के विकास का इतिहास जानेंगे और ये अध्ययन करते समय हमें हिंदी के इतिहास के कालक्रम को कई खंडों में बांटना पड़ेगा और सबसे सुविधाजनक खंड बांटने का तरीका उसमें हिंदी एकांकी के नाटकों के चरणों को 5 भागों में विभाजित करते हैं या 4 चरणों में विभक्त करते हैं। सबसे पहला भारतेंदु युग, 2 नंबर द्विवेदी युग, 3 नंबर प्रसाद युग, 4 नंबर प्रसादोत्तर युग और 5 नंबर स्वातंत्रोत्तर युग। तो इस तरह से एकांकी के विकास क्रम को हम 5 कालखंडों में बांटकर चलते हैं और इन 5 कालखंडों को नज़र में रखते हुए ही इसका अध्ययन हमारे द्वारा किया जाएगा। तो हम सबसे पहले आते हैं भारतेंदु युग में। हालांकि भारतेंदु युग को कहाँ से प्रारंभ माना जाए इस बारे में मतभेद हैं, लेकिन उन मतभेदों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भारतेंदु युग है और उस युग में रचनाएं भी रचित गई, ये ध्यान रखना है। तो इस युग में जो एकांकियाँ लिखी गई वो कौन कौन सी एकांकियाँ थी या किस तरह की एकांकियाँ थी, किस तरह की प्रवृत्तियों को इन एकांकियों के अंतर्गत लिया गया। तो इन प्रवृत्तियों के आधार पर देखें तो इस युग में प्रमुखतः 4 प्रकार की एकांकियां लिखी गई। उनका हम संक्षिप्त में अध्ययन कर लेंगे। पहला राष्ट्रीय एकांकियां जो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चलती थी, सामाजिक एकांकियां जो सामाजिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करती थी, पौराणिक एकांकियां जिनमें पौराणिक कथाक्रम लिया जाता था, और चौथी जो है हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकियां जो उस समय की समस्याओं को हल्के फुल्के ढंग से दर्शकों के पाठकों के सामने लाने का कार्य करती थी। सबसे पहले आते हैं राष्ट्रीय भावनाओं को लिए जो एकांकियां लिखी गई। इनमें मूलतः भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा, अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों का अत्याचार, हम लोगों के गौरव को बढ़ाना, जो कि उस समय गौरव हमारा बहुत नीचे आ गया था, अंग्रेजों की या आसपास के वातावरण की कुछ ऐसी निर्मिति हुई थी कि हम भारतीय अपने आप को बहुत छोटा समझने लग गए थे। तो उस छोटेपन को समाप्त करना और अपने आप को स्वयं को वास्तविक स्थिति को समझना एक महत्वपूर्ण बात थी और उसको लाने का प्रयास इस समय के हमारे एकांकीकारों ने किया। तो इस तरह की एकांकियों में भारतेंदु द्वारा लिखी गई भारत दुर्दशा और भारत जननी नामक जो एकांकियाँ थी वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसके अलावा राधा रमण गोस्वामी ने भी भारत माता नाम की एकांकी लिखी थी। इनके नाम से ही जाहिर है कि इनमें निश्चित रूप से देशभक्ति की भावनाओं का उद्रेक हमको मिल जाता है, देशभक्ति भावनाओं को जागृत करने का प्रयास इनमें हमको मिल जाता है। दूसरे प्रकार की एकांकियाँ थी सामाजिक एकांकियाँ। इन एकांकियों में किसी सामाजिक या समाज के किसी विशेष मुद्दे को लेकर के एकांकी लिखी जाती थी। कथानक उस सामाजिक मुद्दे के आसपास घूमता था और उसको केंद्रित करते हुए उसकी आई हुई समस्याओं को हमारे सामने लाने का प्रयास होता था और उसके साथ साथ उन समस्याओं से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं भारतवासी, उसको भी सामने रखा जाता था।
फिर इनमें आप देखें लेखक कौन थे, तो उसमें प्रताप नारायण मिश्र इस समय के प्रमुख लेखकों में शामिल है, और कली कौतुक नामक एकांकी जो है इनकी बहुत अच्छी एकांकी रही है। इसके अलावा भारतवर्ष में यवन लोग नामक एकांकी राधाचरण गोस्वामी द्वारा भी लिखी गई थी, जो भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी सराहा था इसको। और इसके साथ साथ चौपट चपेट जो कि किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई थी, ये एकांकियाँ विशेष तौर पर सामाजिक एकांकियाँ हैं जो सामाजिक मुद्दों को, सामाजिक समस्याओं को हमारे सामने रखती हैं। इसके अलावा तीसरा जो एकांकी का भेद इस युग में पाया जाता था वो था पौराणिक। इनमें जो कथानक लिया जाता था वो पौराणिक समय का लिया जाता था, या हमारे जो पुराण हुए हैं उन पुराणों से ली हुई घटनाएं ली जाती थी, जिनको कि आधुनिक काल से जोड़ते हुए, उनकी आधुनिक काल में उपयोगिता को दर्शाते हुए उन तथ्यों को यहाँ लिया जाता था और जोड़ते हुए विकास की तरफ ले जाया जाता था। बालकृष्ण भट्ट ने इस तरह की एकांकी रची जिसमें दमयंती स्वयंवर जो है वो प्रमुख हम कह सकते हैं। इसके अलावा प्रहलाद चरित्र जो कि श्रीनिवास दास ने लिखा, और श्रीदामा नामक एकांकी जो कि राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखी गई थी, इस युग की प्रमुख एकांकियां हैं जिनको हम पौराणिक एकांकियों के अंतर्गत लिख सकते हैं। हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकियां, इनमें उस समय के सामाजिक हो, राजनीतिक हो या अन्य कोई जैसे समस्या हो, उन सब मुद्दों को इस तरह से उठाया जाता था कि लोग हल्के फुल्के मूड में उनको देखें, सुने, पढ़ें, और उसके साथ साथ उन पर उनका प्रभाव भी हो। तो इस तरह के नाटक जो हैं इसके अंतर्गत, या एकांकियां जो है इसके अंतर्गत ली जाती हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ चौपट चपेट नामक जो एकांकी हैं वो ऐसी एकांकियों के अंतर्गत ही आ जाती है। तो इस तरह से हमने 4 प्रकार की एकांकियों के भेद इस युग में देखे। इसके अलावा और भी भेद हैं इस युग में, ऐसा नहीं है कि और कोई भेद एकांकियों के नहीं लिखे गए हों या नहीं रचित किए गए हों, लेकिन इस युग में ये 4 प्रकार की एकांकियां प्रमुख रूप से निखर करके, उभर करके सामने आती है। अब है इस युग की एकांकियों की विशेषताएं, या इस युग के लेखकों की विशेषताएं, या इस युग के रचे गए साहित्य की जिनमें एकांकियां प्रमुख तौर पर हम कह सकते हैं रही हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं रही, या यदि कमियां थी तो ऐसी कौन सी कमियां थी जिनको दूर किया जा सकता था, या अगले युगों में वो कमियां दूर करने का प्रयास हुआ लेकिन इस युग में वो कमियां रही। तो यहाँ हम इस युग की एकांकियों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता जो इस युग की एकांकियों की थी वो बहुत ही स्पष्ट थी कि मुख पृष्ठ पर ही, अर्थात एकांकी का जो मुख पृष्ठ होता है उस पर ही मूल समस्या का संकेत दे दिया जाता था। अंदर खोलने की जरूरत नहीं होती थी, बल्कि बाहर से ही व्यक्ति उसके नाम से, उसके बने हुए चित्र से, या एक छोटा मोटा जो है पद लिख दिया जाता था, उसमें ये चीज़ इंगित कर दी जाती थी कि इस एकांकी में किस मूल समस्या पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दूसरी जो विशेषता इस युग में मिलती है वो है मंगलाचरण। और जब मंगलाचरण है तो संगीत भी होगा, और संगीत है तो निश्चित रूप से गीत या कविताएं भी होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस युग की एकांकियों में मंगलाचरण, संगीत और कविताओं का प्रचुर प्रयोग मिलता है। तीसरी, राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करना। ये युग वो था जो आज़ादी से पूर्व का युग था, और कुछ अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने की भावनाएं हम भारतवासियों की जागृत होने लग गई थी। तो उस भावना को, या ऐसी भावनाओं को और अधिक तीव्र करने के लिए प्रयास इन एकांकियों में हमको मिल जाता है। चौथी जो विशेषता है वो है आदर्श चरित्र प्रस्तुत करना। जब आप एक महत उद्देश्य को लेकर के चलते हैं
आज़ादी जैसा हमारा महत उद्देश्य था इस समय के एकांकीकारों का। तो आपको जो चरित्र प्रस्तुत करने होंगे वो भी उच्च स्तर के करने होंगे। यदि आपने अपने चरित्रों को उच्च मानदंड का नहीं बनाया तो निश्चित तौर पर वो एकांकी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होगी। तो यहाँ देखिए, तो ऐसे काम के लिए फिर कैसे चरित्र चाहिए जो उच्च श्रेणी के हो? तो आदर्श चरित्रों से अधिक उच्च श्रेणी का कोई चरित्र नहीं मिल सकता। तो यहाँ आदर्श चरित्र प्रस्तुत करने का चलन इस युग की एकांकियों में हमको खूब मिलता है। इसके साथ साथ ये एकांकियाँ मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा को लेकर के चलती थी। खाली शिक्षा नहीं होती थी इनमें, खाली मनोरंजन नहीं होता था, बल्कि मनोरंजन और शिक्षा दोनों साथ साथ चलती हैं। और इसी का परिणाम हुआ कि इस युग में अच्छी एकांकियाँ लिखी गई। लेकिन इस युग की एक समस्या भी थी, एक कमी भी थी कि ये तकनीकी पक्ष का ध्यान नहीं रख पाई। एकांकी की जो मूलभूत तत्व प्रविधियाँ होती है या मूलभूत जो एकांकी के तत्व होते हैं, उन तत्वों की कसौटी पर इस युग की एकांकियाँ पूरी तरह से खड़ी नहीं उतरती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तकनीकी कमजोरी इस युग की एकांकियों में रही है, या ये कह सकते हैं कि तकनीकी पक्ष पर इस युग के जो एकांकीकार थे उनका ध्यान नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान राष्ट्रीय और ऐतिहासिक धारा की तरफ काफ़ी हद तक रहा। और जब राष्ट्रीयता और ऐतिहासिकता की तरफ ध्यान जब चला जाता है तो काव्यात्मक विशेषता की तरफ ध्यान हमारा कम रह जाता है। फिर जो है अगली जो विशेषता इस युग की रही है एकांकियों की, वो है कि इन्होंने जिन समस्याओं को पकड़ा, जिन समस्याओं को लेकर के ये चले, उनमें समाज में जो कुरीतियां फैली हुई उस समय, और इसके अलावा जो जीर्ण शीर्ण रूढ़ियां थी जिनको कि हम ढोए जा रहे थे कि भाई हमारी रूढ़ियां हैं, हमारी रीतियां हैं, इसलिए हमें इनको करना है। तो उन रूढ़ियों पर, उन कुरीतियों पर इस समय के नाटककारों ने जो है सीधी सीधी चोट की ताकि लोग इन कुरीतियों से बच सके। आठवीं जो विशेषता इस युग के एकांकियों की थी वो थी भारतीय संस्कृति एवं धर्म के प्रति उत्साह उत्पन्न करना। यदि हमें किसी काम में लगना है तो सबसे पहला काम होता है कि हमारे भीतर उस कार्य के लिए उत्साह हो और उसके प्रति गर्व का भाव हो। तो उन चीज़ों को पैदा करने का जो प्रभाव है वो उत्पन्न करने की कोशिश इन नाटकों में, इन एकांकियों में की गई। अर्थात भारतीय संस्कृति एवं धर्म के प्रति उत्साह उत्पन्न करने का प्रयास इस युग की एकांकियों में किया गया। नवीं जो विशेषता हम ले सकते हैं वो है कि इस युग में हास्य और व्यंग्य प्रधान एकांकियां भी लिखी गई। अब उन एकांकियों की क्या खासियत थी? इनमें दोनों तरह के मुद्दे लिए गए, सामाजिक मुद्दे भी लिए गए और धार्मिक मुद्दे भी लिए गए। अर्थात हास्य यदि प्रस्तुत किया गया तो सामाजिक मुद्दों पर भी था और धार्मिक मुद्दों पर भी था। इनमें क्या क्या चीज़ें ली गई और इन पर किस चीज़ का प्रभाव था? निश्चित रूप से जो व्यंग्यात्मक या हास्यात्मक जो एकांकियाँ थी उन पे पारसी रंगमंच का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। और इसके अलावा दूसरी एक और कमी भी आप कह सकते हो उसको, कहीं कहीं पर ये व्यंग्य जो है वो अपनी शिष्टता की सीमा को भी लांघ जाता है, अर्थात उसमें अश्लीलता आ जाती है। फिर जहाँ तक भाषा का सवाल है, जनता तक पहुँचाना है और हास्यात्मक या हास्य व्यंग्यात्मक लेखन कार्य करना है तो भाषा कोई उच्च श्रेणी की नहीं हो सकती, वो कमी इनमें भी है। तो इनकी भाषा हिंदी है लेकिन चलताऊ हिंदी है, चलती हिंदी है, परिनिश्चित हिंदी इस युग के एकांकियों में हमको नहीं मिलती है। एक और विशेषता युग के एकांकियों की है इस युग की, वो है आकार का संक्षिप्त होना। अर्थात जिसे हम प्रहसन एकांकियों के भेद के अंतर्गत हमने देखा है
कि प्रहसन नामक एक एकांकी का भेद था, तो संक्षिप्त एकांकियां भी इस युग में लिखी गई और हास्य जो था उसमें अतिरेक भी पाया जाता था, हास्य काफ़ी तीव्र मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा रचना विधान में काफ़ी हद तक इस समय के एकांककारों ने स्वतंत्रता ले ली थी और इसी का प्रभाव रहा कि इनकी एकांकियों में विचारों का प्रयोग काफ़ी रहा या विचारों का आधिक्य इन एकांकियों में उपलब्ध रहा, उपस्थित रहा। अब कुछ कमियां, ऊपर भी कमियां आई है इक्का दुक्का, लेकिन हम अलग से इनका और कर लेते हैं कि इतनी अच्छी विशेषताओं के होते हुए भी कुछ कमियां इस युग में रही मान सकते हैं, हालांकि दूसरा व्यक्ति उसको कमी नहीं भी कहे। यहाँ ये है कि किसी निश्चित तकनीकी का विकास नहीं हुआ, अर्थात एकांकियां एक विशेष तौर से नियत जो तकनीकी है उस तकनीकी पर ही चली हो ऐसी कोई बात नहीं है। और कलात्मक दृष्टि से जब विचार करते हैं तो ये पूरी तरह से विकसित एकांकियां हमको नज़र नहीं आती है। और एकांकी, इसके अलावा एकांकी के लिए एकांकी शब्द का प्रयोग इस समय नहीं किया जाता था, बल्कि रूपक शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये भी एक हम कमी कह सकते हैं। और एकांकियों में हमने अभी शुरुआती दौर में देखा था कि हमने दो चीज़ें देखी थी, अंक और दृश्य। तो यहाँ एकांकियों में दृश्य शब्द को उपयोग में लेने की जगह उसके स्थान पर गभांक शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो कि चलन में नहीं था, इसलिए ये भी एक कमी कही जा सकती है। तो इस तरह से ये जो भारतेंदु युग था उस पर हमने एक हल्की सी चर्चा की है और इसमें हमने विशेष तौर पर जाना है कि एकांकी का विकास किस तरह से हुआ। भारतेंदु युग लगभग 1885 के आसपास से प्रारंभ मानते हैं, कुछ लोग इससे पहले से भी मानते हैं, कुछ इसके साथ मानते हैं, कुछ इसके बाद भी ले जाते हैं, क्योंकि भारतेंदु के पैदा होते, कुछ लोग भारतेंदु जहाँ पैदा हुए थे 1850 के आसपास, वहाँ से ये कह रहे हैं कि ये भारतेंदु युग शुरू होता है, लेकिन वो भारतेंदु का पूर्व युग था या पीठिका हम कह सकते हैं, पूर्व पीठिका थी। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और स्वातंत्रोत्तर युग, इस तरह से 5 युगों में एकांकी के विकास क्रम को बांटा गया है। फिर हमने भारतेंदु युग की एकांकियां जो लिखी गई, खूब सारी एकांकियां लिखी गई, जिनमें कि उस समय का जो वातावरण था उस वातावरण को इन्होंने अपने भीतर समाहित किया और उस वातावरण को अपनी एकांकियों में भी ला करके उसके प्रभाव को दर्शकों और पाठकों तक लाने की कोशिश इनके द्वारा की गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय के वातावरण के अनुसार जो एकांकियां लिखी जा रही थी इनके द्वारा, तो एकांकियों के विभिन्न भेद हो गए, तरह तरह की एकांकियां आई, तो उसका परिणाम ये रहा कि हमें एकांकियों के बहुत से प्रकार मिले, तरह तरह की एकांकियां मिली, लेकिन प्रमुखतः हमने उसको 4 हिस्सों में बांटकर उसका अध्ययन किया। राष्ट्रीय भावों को लिए एकांकियां, सामाजिक समस्याओं को लेती हुई एकांकियां, पौराणिक मुद्दों को उठाती हुई एकांकियां और हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकियां। फिर बचती थी हमारे विशेषताएं। तो उस समय की एकांकियों की हम जानते हैं कि जब कभी भी कोई भी रचना रची जाती है तो उस समय के प्रभाव को वह निश्चित रूप से अपने में समाहित रखती है, या उस समय का जो प्रभाव है या परिस्थितियों का जो प्रभाव है वो उन रचनाओं पे पड़े बिना नहीं रह सकता। और तात्कालिक तौर पर जो समस्याएं उठाई जा रही हैं, जो विषय रखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, उनको लिखते समय उनकी कुछ अच्छाइयाँ भी सामने आती है तो कुछ कमजोरियाँ भी उजागर होकर के आती है। तो यहाँ हमने उन अच्छाइयों को और उन कमियों को दोनों को साथ में लेकर के हम चले हैं। जैसे कुछ का मैं यहाँ पुनरावर्तन कर देता हूँ ताकि हमारे कुछ ये जैसे मुख्य पृष्ठ पर ही समस्या को
समझ लेना या बता दिया जाना या उसका संकेत कर दिया जाना। एक और थी जो बीच में छूट गई थी लेकिन इस समय वापस आ गई थी, मंगलाचरण की प्रवृत्ति, जो कि संगीत के साथ होता था। इसके अलावा इस समय राष्ट्रीयता की भावनाएं थी, तो राष्ट्रीयता से जुड़े हुए मुद्दे इस युग की एकांकियों में मिलते हैं, जैसे आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करना, राजनीतिक तौर पे देशभक्ति के भावों को प्रकट करना, और तीसरा है इन भावों को गंभीरता के साथ साथ मनोरंजन करते हुए लोगों को वो शिक्षा देने जो कि उनको आज़ादी की तरफ ले जा सके, उसके लिए जागरूक कर सके। लेकिन इसके साथ साथ इन चार चीज़ों की तरफ ध्यान देने से, आज़ादी की तरफ ध्यान देने से एक पक्ष यहाँ कमज़ोर रह गया, वो था तकनीकी पक्ष। तकनीकी पक्ष इस युग का एकांकी के तत्वों के आधार पर देखें तो कुछ कमज़ोर रह गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना कमज़ोर रह गया हो कि हम एकांकियों को एकांकी ही नहीं कहें या वो अपना प्रभाव छोड़ने में पूरी तरह से असफल रही हो। तो इस तरह से एक तो राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त थी, एक उस समय की सामाजिक जो समाज में समस्याएं थी, उन समस्याओं पर विचार करते हुए उस समय की जो रीतियां थी, जो कुरीतियां थी, जो कुछ ऐसे जो है रूढ़ियां चल रही थी जो कि टूटी फूटी थी, जीर्ण शीर्ण थी, लेकिन उनको लोग ढोए जा रहे थे, तो उनकी तरफ इस समय की एकांकीकारों का ध्यान गया। धर्म और संस्कृति के प्रति भी इस युग के जो अपने नाटक का एकांकीकार थे वो जागरूक रहे हैं और उन्होंने इसको काफ़ी महत्व देते हुए चला है। इसके अलावा हास्य प्रधान एकांकियाँ भी इस युग में लिखी गई, जिनमें उस समय के उपलब्ध विषयों में से लगभग सब तरह के विषय लिए गए, लेकिन सामाजिक और धार्मिक दो विषय ऐसे थे जिनको कि विशेष तौर पर इस समय की हास्य व्यंग की जो एकांकियाँ थी उनमें लिया गया। और जहाँ तक भाषा का सवाल है, जब हास्य व्यंग की बात आती है, और जहाँ तक प्रस्तुतिकरण का सवाल है, तो उस समय पारसी रंगमंच काफ़ी प्रभावशाली हुआ करता था, लोगों में खूब लोकप्रिय हुआ करता था, तो उसका प्रभाव भी इस समय की एकांकियों में दिख जाता है। और हास्य व्यंग प्रस्तुत करते समय कई बार इतने आगे बढ़ जाते थे एकांकीकार या अभिनेता कि उसमें जो है हम कह सकते हैं कि शिष्टता जो है पीछे छूट जाती थी, या शिष्टता लगभग नदारद उसमें हमको मिलती थी। और भाषा का जो स्वरूप था, तो भाषा भी चलती हिंदी मिलती थी जो कि आम जनता को समझ में आ सके। और स्वतंत्रता इस समय के लेखकों को अपने लेखन कार्य में हो गई थी, इन्होंने ले ली थी, और उसी का परिणाम था जब स्वतंत्रता मस्तिष्क में आएगी तो विचार भी उत्पन्न होंगे, वो भी बहुत तेजी से गमन करेंगे, तो विचारों का प्रयोग भी इस युग में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो कमियों में यदि हम इसमें इतनी विशेषताएं देखी, उनमें यदि कमियों की तरफ जाएं तो तकनीकी तौर पर ये एकांकियाँ कुछ कमज़ोर थी, और उसी का दूसरा रूप कलात्मक दृष्टि से ये एकांकियाँ कम विकसित थी। इसके अलावा और अन्य कोई एक कमी इस युग की एकांकियों मेरे को नहीं लगती। और कुछ लेखकों द्वारा ये बताया गया है कि एकांकी शब्द की जगह रूपक शब्द का प्रयोग होता था। तो चलो एकांकी सिर्फ और सिर्फ एकांकी के नाम के लिहाज से देखें तो रूपक शब्द उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कोई एकांकियों की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो जो आलोचक समालोचक हुए हैं उनकी दृष्टि से महत्व रख सकती है। बाकी एक आम पाठक या श्रोता या दृष्टा की दृष्टि से कोई खराब बात नहीं। और दृश्य शब्द के लिए गवांक शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये भी कोई विशेष मायने नहीं रखती है बात, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ इनका आपको विवेचन कर दिया है, आपके सामने ये शब्द ला दिए हैं ताकि आपको ध्यान रहे। और ये कई बार सामान्य ज्ञान में भी पूछ लेते हैं कि भारतेंदु युग में दृश्य शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो आप लिखेंगे गवांक। और एकांकी के लिए एकांकी शब्द का प्रयोग न करके किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो आप लिखेंगे रूपक। तो इस तरह से हमारा आज का ये बिंदु यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप इसमें प्रश्न बनाइए और उस प्रश्न का फिर उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न कौन सा बन सकता है कि भारतेंदु युग
की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यह एक हो सकता है कि एकांकी के विकास क्रम को कितने कालखंडों में बांटा गया है। भारतेंदु युग की विशेषताओं को और इसमें पाई जाने वाले एकांकी के प्रमुख भेदों को स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग इसको हल करने का प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, साथ में दूसरी साहित्य पुस्तक लेके बैठेंगे, ताकि यहाँ व्याख्यान में जो चीज़ें छूट गई है यहाँ समझाने का प्रयास अधिक है। आपको विषय वस्तु पर ज्ञान देने की यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि विषय वस्तु को आप समझ सकें, ये कोशिश हमारी व्याख्यानों में रहती है। तो आप सहायक पुस्तक साथ में लें और उसके माध्यम से पढ़ते हुए समझने की कोशिश करें। समस्या आती है तो हम आपको उपलब्ध हैं। जय हिंद।